Hello guys. So today I'll be sharing a very important strategy for your upcoming CAPF एग्जाम। आज की स्ट्रेटजी बेसिकली हम पेपर 2 के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के रिगार्डिंग ज़्यादा डिस्कशन रहेगा। उसके बाद कल एक स्ट्रेटजी आएगी जो पेपर 1 के लिए आप क्या कर सकते हो। आज की स्ट्रेटजी पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली आने वाले जो आपके 70 दिन है, 70 दिन से भी कम है, वैसे 68 डेज बचते हैं आपके, बट 68 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो जिससे आप एटलीस्ट 100 स्कोर कर पाओ, 100 से ज़्यादा। अगर आप इस प्रोसेस में, अगर आपने एग्जाम एक बार पहले दिया है या फिर एक दो बार पहले दे चुके हैं और आपको पता नहीं क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगा इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए। इन 70 दिनों के अंदर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2। अगर पेपर 2 में आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितनी आंसर राइटिंग करनी है, कितने टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से करंट अफेयर पे फोकस करना है, और इन केस इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट सीरीज या फिर कोई ऐसा बैच आपको मिल जाए जहाँ पे सेम लाइक माइंडेड पीपल आपको मिल जाए जो डेली डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात इकट्ठा करके वो मतलब मेहनत करते हैं, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। अगर ऐसा कोई ग्रुप आपको चाहिए तो वो भी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्ट्रेटजी से शुरुआत करता हूँ पेपर 2 के रिगार्डिंग। ये स्ट्रेटजी मैंने खुद इंप्लीमेंट की थी तो मुझे बहुत फायदा मिला था, ठीक है। तो वही मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें असलियत में रियलिटी में जो हो सकती हैं और जो करनी चाहिए। हल्की फुल्की स्ट्रेटजी नहीं होगी, स्ट्रेटजी के अंदर आपको दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेटजी बहुत आसान नहीं है, आसान करने के चक्कर में मैं इसको कर सकता था, लेकिन अगर जो चीज़ काम करेगी, सपोज कोई स्ट्रेटजी बहुत आसान है लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक स्ट्रेटजी मुश्किल है लेकिन उससे रिजल्ट आएगा, ठीक है, उससे रिजल्ट आएगा। तो ये बात हमारी यहाँ पे चल रही है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक कैसे जा सकते हो। अगर आप जो कर रहे हो अभी, ठीक है, करते रहिए। आपको पीटी की कॉल भी आ सकती है, आपका रिटर्न क्लियर हो सकता है, बट इन सर्टेन केसेस में मैंने देखा है कुछ 1 या 2 या 5 मार्क्स से लोग रह जाते हैं। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा सा क्वांटम जंप लेना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट पुटअप करने पड़ेंगे, तब जाके आपको लोग, आपने देखा कि पेपर 2 के अंदर लोगों को 117 नंबर तक आते हैं, ठीक है, 117, 114, 110 नंबर, इस तरह के मार्क्स मिलते हैं लोगों को। सो अभी आपने सिविल्स का पेपर देखा है, सिविल्स के पेपर में आपने देखा है कि कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं था, एलिमिनेशन मेथड को एलिमिनेट कर दिया है। तो द ओनली थिंग विच इज प्रेडिक्टेबल नाउ डेज इन यूपीएससी दैट इज या तो मेंस है, मेंस में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कुछ ना कुछ तो आप वहां पे लिख सकते हो ना, दैट इज अ सब्जेक्टिव हो। पेपर 2 भी आपका सब्जेक्टिव है, कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिलेगा। 20 मार्क्स का जो आपका ऐसे है, अगर सपोज कीजिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो आता नहीं कभी भी, लोग बोलते हैं, बट आई नो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। सपोज कीजिए ऐसा कुछ होता है, बट फिर भी आप उसमें कुछ लिख के आएंगे, कुछ मार्क्स तो आएंगे आपके पास। तो सब्जेक्टिव है। अगर आपने प्रेजेंटेशन सीख लिया, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो सीख लिया, एट द सेम टाइम आपने ये देख लिया कैसे उसको प्रेजेंटेबल और अच्छी तरह बना सकते हैं। मेन बॉडी में कितने पैराग्राफ होंगे, कंक्लूजन में किस तरह की कमेटीज की रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, कोट बुक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैंने इसको पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं 70 डेज स्ट्रेटजी। ओके गाइस, सो देयर वाज सम इशू विद द लाइट, ठीक है। तो 70 डेज स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे थे। 70 डेज स्ट्रेटजी देखो, 70 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एटलीस्ट 110 का आप टारगेट रखोगे। ये मैंने सुपरफ्लूस टारगेट नहीं रखा है, मिनिमम इतना टारगेट लेके चलोगे जब जाके आप 100, 104, 98 इस तरह के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा और क्या फोकस्ड एरिया होने चाहिए पेपर 2 को प्रिपेयर करने के लिए। पेपर 1 की स्ट्रेटजी आज शेयर नहीं कर रहे हैं, वो कल होगी। पेपर 2 के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो एग्जाम में मैंने देखा है लोगों को फेस करते हुए, वो ये है, उनके पास ढेर सारी नॉलेज है, अप्लाई नहीं कर पा रहे। एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत ज्यादा इशू है। उस एप्लीकेशन पार्ट को आपको पहले ही मजबूत करना होगा। कैसे कर सकते हो? ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ढेर सारे क्वेश्चंस लिख के, ऐसे प्रिपेयर करके, माइंड में फ्रेमवर्क बना के। अगर ये टॉपिक आ गया, सपोज कीजिए आपका टॉपिक आता है, सपोज कीजिए अगर एनवायरमेंट पे आपका टॉपिक आ जाता है, तो एनवायरमेंट पे जो टॉपिक आता है आपका, आप उसको कैसे प्रिपेयर करोगे? एनवायरमेंट पे कोई भी टॉपिक आ गया सपोज कीजिए, तो एनवायरमेंट पे टॉपिक प्रिपेयर करने से पहले आपको, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार एनवायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट कौन कौन सी है, कौन से फेमस कोट्स हैं। पर्सन वाइज कोट्स जैसे हमने अपलोड किया वो आप देख सकते हो, और थीम वाइज कोट्स भी हैं। आपको अगर ज्यादा सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपका टाइम कम है, तो यू कैन गो विद दैट। तो टेम्पलेट्स आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, फ्रेमवर्क आपकी प्रिपेयर होना चाहिए। एनवायरमेंट से लेके एक दिमाग में फ्रेमवर्क रहना चाहिए कि इंडिया में आप देखोगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप एग्रीकल्चर को प्रिपेयर कर रहे हो तो इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट पे भी एक इकोनॉमिक सर्वे का एक स्पेशल चैप्टर है, वो भी आप प्रिपेयर करोगे। सो इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रिपेयर करना है। एनवायरमेंट के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ एक कोट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। फैक्ट्स, रिपोर्ट्स बहुत सारी, आईपीसीसी, यूएनईपी, डेट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपको लगे कि ये मैं रिपोर्ट यूज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, वो यूज करना होगा। उस हिसाब से आपको पहले से ही बहुत सारी रिपोर्ट प्रिपेयर रखनी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी फैक्ट बुक के अंदर जो फैक्ट्स हमने पहले ही सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए अलग है, वीमेन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा उसके लिए अलग है, उस पर हम बात करेंगे। तो मेरा कहना है सबसे पहले आपको क्या बिल्ड करना है, फ्रेमवर्क्स और टेम्पलेट्स। फ्रेमवर्क्स और टेम्पलेट्स के बिना आपका काम चलेगा नहीं। टाइम मैनेजमेंट में इशू आ जाएगी। कुछ चीज में आप बहुत ज्यादा टाइम लगा सकते हो और वो आपको
लास्ट में आप सफर करोगे उसमें, या तो आप एक टॉपिक छोड़ाओगे, या तो आप रिपोर्ट छोड़ाओगे, या फिर आप कोई एक ऐसे छोड़ाओगे। एक रिपोर्ट और एक ऐसे छूटने का मतलब आपको पता है, यू आर आउट ऑफ द रेस। आपको पीटी के लिए कॉल आ सकती है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आने से आप मतलब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपने पेपर 1 के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया हो। पेपर 1 के अंदर इफ यू आर गेटिंग 160 प्लस 170 और आपने छोड़ दिया हो, ठीक है, रिपोर्ट या फिर कुछ भी हो सकता है जो छोड़ दिया हो, पेपर 1 में बहुत कॉन्फिडेंट हो, तब आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ सकते हो। लेकिन ऐसा चांस लेना ही क्यों है, जब आप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो, टेम्पलेट्स पहले से बना सकते हो, फ्रेमवर्क बना सकते हो, सारी चीज़ों पे बात कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही हम देखें टेम्पलेट्स के अंदर, जैसे मैंने पहली बात की, ऐसे आपके थीम वाइज हमने सेग्रीगेट कर रखे हैं, वो मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो बैच लॉन्च हो रहा है उसके अंदर हम कैसे अप्रोच करेंगे, उसको अलग बताएंगे। ये है इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी, अगर कोई खुद से प्रिपेयर करना चाहता है, जो कि खुद से ही करना चाहिए। अगर किसी को हैंड होल्डिंग की जरूरत है देन उस बैच की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, प्रेसे, कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे के अंदर थीम वाइज हमने पहले ही डेस्टिनी बैच के अंदर आप लोगों ने देखा है कि कैसे हमने उसको अप्रोच किया है। कंटेंट और उसके साथ ही आप देखोगे कंटेंट के साथ ही उसकी डिलीवरी, सभी चीजें उसके साथ साथ लाइव टेस्ट कंडक्ट किए हैं। एक आपका शायद एक टेस्ट रहता है और एक थीम रहती है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट के लिए ढेर सारी रिपोर्ट है, व्यूमेन रिलेटेड रिपोर्ट आती है, कोई भी एक्सीडेंट और इवेंट बेस्ड रिपोर्ट आती है, वो आपको कैसे करनी है। आर्ग्यूमेंट राइटिंग आपको प्रिपेयर करनी है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में क्या फ्रेमवर्क हो सकता है भाई, आप इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में कई बार लोगों को प्रॉब्लम ये रहती है, क्या जो हमने आर्ग्यूमेंट फेवर में लिखे हैं उसी को अपोज करना है क्या, उसको अपोज नहीं करना, ठीक है। वो सब हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज, कई बार ये होता है, जैसे आपके पैसेज की अगर मैं बात करूं, सपोज A4 साइज शीट है, जब आप पैसेज लिख रहे होंगे तो आपको एक शीट के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है, A और B। जब आप पैसेज लिख रहे होंगे तो उसमें ये बहुत बड़ा स्पेस होता है। कई बार क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत छोटा सा होता है, वो आपका 3 या 4 लाइन में आंसर हो सकता है, लेकिन इसके बीच में जो स्पेस है उसमें आप 7, 8, 9 लाइनें लिख सकते हैं, इतना ज्यादा स्पेस है। तो कई बार कैंडिडेट सोचता है यार आई हैव आंसर्ड इन दिस स्पेस ओनली, इतने बचे हुए स्पेस का क्या करूं। उसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको। आपको क्या बचाना है, आपको थोड़ा सा टाइम बचाना है, ठीक है। अगर आपका आंसर इतने स्पेस में 3 या 4 लाइन में आंसर हो रहा है, प्लीज उसको उतना ही छोड़ दीजिए, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर जाइए, ठीक है। तो ये हमारी पैसेज की स्ट्रेटजी होगी। थोड़ा सा इसको देखेंगे, पैराग्राफ में कौन सा लिखना है, बुलेटिन फॉर्म में कौन सा लिखना है, किस तरह से अप्रोच करना है, वो हम देखेंगे। उसके बाद राइटिंग टेस्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कुछ भी ना करो, टेस्ट लिख दो। मैंने देखा लोगों को, वो ये कुछ भी नहीं करते, इसमें से कोई भी पार्ट नहीं करते, ठीक है। डिस्पाइट दैट उन्होंने बहुत अच्छे टेस्ट लिखे हैं, काफी टेस्ट उन्होंने लिखे हैं। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट, अगर आप सपोज कीजिए अगर आप 7 या 8 फुल लेंथ टेस्ट लिख लेते हो तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। तो राइटिंग टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। डेली लिख सकते हैं और वीकली। जो बैच में आपको बताऊंगा उसके अंदर डेली और वीकली दोनों टारगेट रहेंगे। आपके पास टारगेट होगा, जो वीकली होगा वो तो मैं लाइव टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, और जो डेली है, जो आपको असाइनमेंट मिलेगा शाम तक आपको क्या करना है, उसको सबमिट करना है। उसके बाद इवैल्यूएशन पार्ट रहता है और फीडबैक पार्ट रहता है। इवैल्यूएशन और फीडबैक को लेके भी मैं आपको बताऊंगा। इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपको ऐसे ही टूटा फूटा कोई इवैल्यूएशन मिल रहा है और आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे अपने मेंटर के साथ, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको इवैल्यूएशन और फीडबैक पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। समटाइम्स यू नीड सम थर्ड आई, जो आपको देख रही हो बता सके। सेकंड आई की जरूरत है आपको कि ये इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ये गलत तरीका है इसको लिखने का, आप ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हो, आपने अंडरलाइन नहीं किया। जैसे मुझे अभी तक मैंने बहुत कॉपी चेक की, तो मुझे पता चल जाता है कि किस कैंडिडेट की कहाँ कमी है और क्या स्ट्रेंथ है। वो अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस रखेगा, जो कमियां हैं, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाने में अच्छे नहीं है तो यू कैन स्किप द डायग्राम, छोड़ दीजिए, आप फ्लो चार्ट पे थोड़ा फोकस कर सकते हो, ठीक है। किसी को ये लगता है कि यार मैं इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ये मैं नहीं लिख सकता, मैं बुलेट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है, वो भी उसका अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा सजेस्टिव वे में लिखना चाहता है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट सजेस्टिव, जितना ज्यादा सजेस्टिव लिखेंगे उतना अच्छा है। एक्सप्लेनेटरी नहीं लिखना है ऐसे के अंदर। कई बार क्या होता है, एक छोटी सी चीज को आप एक्सप्लेन करने के चक्कर में ढेरों लाइनें, बहुत सारे पैराग्राफ उसके अंदर फिल कर देते हैं। नाउ द थिंग इज दिस जनरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव फील्ड जनरेट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मैंने देखा है, कॉम्पिटिटिव फील्ड के बिना काम चलेगा नहीं। यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रेंथ, कितने लोग इस एग्जाम को लिख रहे हैं, अराउंड 3 to 4 लाख पीपल, 3 से 4 लाख इसको लिख रहे हैं। तो 4 लाख में से जब मैंने देखा कि जब डेस्टिनी बैच के रजिस्ट्रेशन हुए थे, 250 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 250 प्लस रजिस्ट्रेशन उसके अंदर हो चुके हैं। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इस 250 में रजिस्ट्रेशन में से फर्स्ट डे लोगों ने अटेम्प्ट किया क्लास, वो थे 80 स्टूडेंट्स। उसके बाद कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से आ रहा था, तो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती रही, ठीक है। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम होती रही और बाद में हम देखते हैं स्टूडेंट की जब स्ट्रेंथ कम होती रही तो मुझे लगा कि जो सच में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ कम है। आज के टाइम में आप देखोगे, आज के टाइम में आई थिंक जो डेस्टिनी बैच के अंदर जो लोग एनरोल हैं,
आई थिंक ओनली 10% ऑफ द पीपल, 10% ही उसमें एक्टिव है। कईयों को ये लगता है यार ये सर ने बैच शुरू कर दिया विदाउट एनी कॉस्ट, तो क्या ही होगा उसके अंदर, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि लोगों को चार्ज करना, लाइक माइंडेड पीपल को एक साथ लेके आना और सीरियस कैंडिडेट को एक साथ रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लोगों को लगता है कि फ्री में बट रहा है, उसकी इज्जत नहीं होती। बहुत बड़ी ये मुझे बात लगती है कि इज्जत नहीं होती, और मुझे अपने ज्ञान की इज्जत है, मुझे अपनी इंटरप्रिटेशन की थोड़ी सी रिस्पेक्ट है। अगर आपको नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं वन इंपॉर्टेंट थिंग विल सी इज ओके दैट इज द पेपर 2, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे समाधान बैच के ऊपर। तो समाधान बैच के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं अगले 70 दिनों के अंदर। समाधान बैच बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। अगर कोई बच्चा सच में ये चाहता है कि लास्ट के 2 महीने उसको खूब रगड़ा चाहिए, इसमें आ सकता है। जिसकी काम करने की नीयत हो ना, वो आ सकता है। जिसको काम नहीं करना, जो मटेरियल के पीछे भाग रहा है, प्लीज हमारे पास मत आइए। मटेरियल मिलेगा, लेकिन वो आप सोचते हो उस मटेरियल को ही आप क्या बना सकते हो, एक बेस बना सकते हो, स्कोर करने का नहीं होगा। मटेरियल बिल्कुल टॉप क्लास है, फिर भी मैं ये बोल रहा हूं उस मटेरियल से आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। पेपर 2 का मटेरियल, जो मैं मटेरियल दे रहा हूं, उससे बढ़कर मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई है। ना तो इस तरह का कोई पढ़ाता है, ना किसी को नॉलेज है, ना कोई कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये एरोगेंस से नहीं बोल रहा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपको पता है सीए पेपर 2 के लिए कोई नहीं पढ़ाता। ढेर सारे आपको पहले किसी भी मैगजीन में से कॉपी पेस्ट मिल जाता है, फिर उसके आंसर लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है, कंटेंट आपके पास पहले है, फिर सोचते हैं अब इसका ऐसे बना देते हैं, उसके ऊपर कुछ भी हेडिंग लिख दिया, आपके पास कंटेंट वही है, वही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं होता। तो अब स्ट्रेटजी देखते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और फीचर्स क्या है इस बैच के अंदर। देखो, इस बैच के अंदर आपको देखें, आप ये सबसे पहले ये देखिए, इस बैच के अंदर 2 चीजें होंगी। काफी लोगों की क्वेश्चन है, क्या इसके अंदर लाइव क्लास होंगी या रिकॉर्डेड होंगी। देखो, रिकॉर्डेड क्लास जो है, पूरा सिलेबस जिसमें हम कवर कराया है, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अभी तक 3 बार जो पूरा सिलेबस में सीएपी पेपर 2 का करा चुका हूं। 3 बार। थर्ड टाइम जो डेस्टिनी बैच के अंदर कराया था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था सबको, ठीक है। तो 3 बार। अब मुझे लगता है कि यार आई कैन नॉट डू दिस। ये जो है, ये रिकॉर्डेड पार्ट आपको मिल जाएगा। मैं पूरा सिलेबस जो है आपको वो कराना, मुझे लगता है कि यार प्रोडक्टिव नहीं होगा मेरे लिए भी और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात की है, सब ये कह रहे हैं सर मेरे पास मटेरियल बहुत है, मेरे पास थॉट्स भी हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा। हाउ टू अप्लाई इट। तो अप्लाई करने के लिए जो हम लाइव क्लास रखेंगे, रिकॉर्डेड जो है आपको बैच की वीडियोस मिलेंगी। आई थिंक इट इज मोर देन 30+ वीडियोस सिर्फ बैच की है। ये रिकॉर्डेड पार्ट में बोल रहा हूँ, जिसमें हम सिलेबस कवर करते हैं, दैट इज बेसिक टू एडवांस। एट द सेम टाइम इसके अंदर 40+ वीडियो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की है, जिसपे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है यूपीएससी के जो आपके सीएपीएफ एग्जाम में आए हैं, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, उन एसेस के ऊपर, ठीक है, उन टॉपिक्स के ऊपर कैसे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो नॉट ओनली सीएपीएफ बट सिविल सर्विस, ठीक है, बहुत सारे सीएसएफ एलडीसी, उस तरह के एग्जाम हमने लाइव क्लास के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है। आप इस पर क्या लिख सकते हो, ये आपको मिलेगा, ठीक है। और मैं कहता हूं आप देखोगे भी नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, यहां पे फोकस करना होगा आपको। जिसके पास टाइम है रिकॉर्डेड वीडियो के पास जा सकता है, देख सकता है, ठीक है। और लाइव क्लास में हम क्या करने वाले हैं, लाइव क्लास में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है, काम करना है खुद ब खुद, ठीक है। 4 दिन के बाद जैसे 3 दिन का गैप होगा, चौथे दिन आपका टेस्ट होगा, 3 दिन का गैप होगा, 3 दिन में आपको असाइनमेंट दूंगा, डेली आपसे एक आंसर लिखवाया जाएगा, चौथे दिन आपको टेस्ट देना होगा, फिर इवैल्यूएशन होगा। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए अलग से थोड़ा सा मैंने रोड मैप तैयार किया, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ क्या क्या होने वाला है। सो देयर वुड बी टोटल 12 लाइव टेस्ट, हर एक वीकेंड पे एक आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है। वीकेंड छोड़ो, ये वीकेंड के लिए ये बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एवरी फोर्थ डे आपको क्या देना होगा, एक टेस्ट देना होगा। वीकेंड, एक हफ्ते का गैप सिर्फ आपको उसमें मिलेगा फुल लेंथ टेस्ट में। फुल लेंथ टेस्ट में आपको एक हफ्ते का गैप मिल सकता है, बट उसके अलावा आपको सिर्फ 4 दिन का गैप मिलेगा, ठीक है। और आफ्टर ईच टेस्ट देयर विल बी अ रिजल्ट, देयर विल बी इवैल्यूएशन, देयर विल बी अ डाउट क्लास, राइट। सो देयर विल बी अ रिजल्ट, देयर विल बी इवैल्यूएशन, देयर विल बी डाउट क्लास। क्या समझे इससे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा विद इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके साथ आपको मिलेंगे रिमार्क्स, आपको मिलेंगे क्या कमी है, क्या इंट्रो में कमी थी, क्या इसमें और मेंशन कर सकते थे, मेन बॉडी को कैसे बेटर कर सकते थे, फ्लो चार्ट कहाँ बना सकते थे, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। देयर विल बी डाउट क्लास, ठीक है। सेम डे जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, डाउट क्लास होगी। जितने भी लोगों ने एनरोल किया है सब मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं, इसको वैसे हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज पेपर 2 इज सो मच इनोवेटिव। इसमें आप क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा स्कोप, अगर मैं बोलूँ कि इन दिस वे यू कैन अप्रोच दिस, वो गलत होगा। सिर्फ एक अप्रोच नहीं होती पेपर 2 को हैंडल करने के लिए, देयर विल बी मल्टीपल अप्रोचेस। वो मल्टीपल अप्रोचेस मुझे आपसे भी मिल सकती है सीखने को, बिकॉज पेपर 2 जो है इट्स अ बिहेवियरल एस्पेक्ट। ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है आपके, ठीक है। कईयों को आप देखोगे शुरू में प्रॉब्लम दिख जाती है किसी टॉपिक के अंदर, कोई इस प्रॉब्लम को मेन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई प्रॉब्लम को लास्ट में कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। तो सबकी जो थॉट प्रोसेस है अलग है, शायद कोई दूसरी तरफ से सोचता हो, तो मैं उसको वैसे मोल्ड कर सकते हैं। सो इट वुड बी अ टेलर मेड स्ट्रेटजी।
सबको मैं जबरदस्ती एक चीज़ नहीं बता सकता, सो इट वुड बी टेलर मेड स्ट्रेटजी। तो सबका डिस्कशन होगा उस तरह से, हम क्या कैसे डिस्कस कर सकते हैं उसको। किसी की स्ट्रेंथ अच्छी है तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, उस पर पुश करूंगा कि हाँ दिस इज योर स्ट्रेंथ, इसको नहीं छोड़ना है, ये आपको पकड़े रखना है, ठीक है। तो सबसे मुझे लगता है कि ये एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों को उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं पता चलती, कई बार उनकी वो स्ट्रेंथ होती है, लोग उनको बोल देते हैं ये वीकनेस है ये छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं है। तो स्ट्रेंथ पकड़े रखनी है, वीकनेस पे थोड़ा काम करना है, स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा अच्छा करना है। तो दिस वुड बी अ स्ट्रेटजी। सो इस कोर्स के अंदर और क्या एस्पेक्ट होंगे, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी होगी। रिपोर्ट राइटिंग अगर हम देखें, अभी तक सीएपीएफ पेपर के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स आई है सबको कंपाइल करके, वैसे तो हमने इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हैं अच्छी तरह, क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, तो बट मेजर जो आपकी थीम्स रहती है रिपोर्ट पे वो मैं बता दूं, आपकी वीमेन से रिलेटेड रहती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जैसे कोई डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक, फ्लड, इस तरह की कोई चीज़ हो गई है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहा है गवर्नमेंट का, आर्मी का, वो ऑपरेशन इसमें डिस्कस होता है। उसके साथ ही आप जनरल भी आते हैं टॉपिक्स, जैसे क्राइसिस ऑफ एथिक्स इन क्रिकेट, जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, इस तरह के टॉपिक्स आपके रहते हैं, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। नाउ प्रेस राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 450 वर्ड्स के अंदर आपसे प्रेस राइटिंग दिया जाता है, 1/3 में आपको करना होता है। कैसे आप कर सकते हो प्रेस राइटिंग को, मुझे लगता है प्रेस राइटिंग प्लस कॉम्प्रीहेंशन जो है इसमें एवरेज मार्किंग होती है। बहुत एक्सेलेंट मार्क नहीं मिलते, बहुत बुरे मार्क्स नहीं मिलते, एवरेज। बट बहुत अच्छे मार्क्स जब मिल सकते हैं जब आपने यहाँ पे बहुत अच्छा किया हो एस्से वाले पार्ट में, ठीक है। जब आपने एस्से वाले पार्ट में बहुत बेटर किया हो तो मुझे लगता है कैंडिडेट का पोटेंशियल वहीं पर जज हो जाता है। तो एस्से वाले पार्ट में अगर आपने अच्छा किया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया है, आपको एस्से हर एक एस्से के अंदर 55% मिल रहा है या फिर 60% मिल रहा है आपको वहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं प्रेस राइटिंग के अंदर भी आपको 55 या 60% मिल जाएगा और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी 55 या 60% मिल जाएगा। बट अगर आप सोचते हो एस्से में काम चलाऊ करूंगा, एस्से में शायद एक छोड़ भी दूं, ये अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करोगे, नंबर नहीं आएंगे, बाद में मत बोलना। प्रेस और कॉम्प्रीहेंशन को कभी भी स्ट्रेंथ मत बनाओ, इसमें एवरेज ही मिलेगा, बाकी आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ग्रामर 25 मार्क्स की होती है। तो लोगों ने पूछा कि ग्रामर जो एस्पेक्ट है कैसे टच करोगे, देखो देयर इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस, वो आप बहुत अच्छी से डिजाइंड है, किसी ने इस तरह से आज तक नहीं पढ़ाया ग्रामर। सीएपीएफ एग्जाम के लिए लोग सीडीएस के लिए पढ़ा देते हैं, एनडीए के लिए पढ़ा देते हैं, सीजीएल के लिए पढ़ा देते हैं, बट सीएपीएफ के लिए स्पेशली डिजाइंड वीडियोज हैं, वो आप देखिए कहीं पे कमी रहेगी। जैसे 2012 से लेकर 2022 तक हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है ग्रामर का, हर एक प्रीवियस क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, वो देख लीजिए आप। साथ में 10 लाइव टेस्ट होंगे, 25 नंबर के 10 लाइव टेस्ट होंगे, मैं आपको सामने बिठा के टेस्ट लूंगा। टेस्ट खत्म होते ही आपको उसके आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा, आपसे पूछूंगा आपने क्या सोच के ये मार्क किया था, ये क्या सोच के ये लिखा था, इस हिसाब से मतलब 10 टेस्ट ऐसे होंगे, ठीक है। 10 टेस्ट अगर आप सेम उसी लेवल के यूपीएससी के लेवल के अगर सोल्व कर लो तो मुझे लगता है बहुत अच्छी कंडीशन में आप आ जाओगे, ठीक है। तो डाउट क्लास होगा, ऑन द स्पॉट हम बात करेंगे, लेक्चर्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पेपर 2 के रिगार्डिंग व्हाट वुड बी द टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज मैं आपको दिखा दूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, सो जो टेस्ट सीरीज है, जो समाधान टेस्ट सीरीज है वो ये है, दिस वुड बी द टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आपको कंटेंट के अंदर, ठीक है, कंटेंट के अंदर आपको ये शेड्यूल यहाँ पे दिखेगा। तो शेड्यूल जब आप ओपन करोगे तो शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो 4 जून से आपको पहला टेस्ट होगा, 4 जून का आपका पहला टेस्ट है इंटरनल सिक्योरिटी का, 8 जून का एग्रीकल्चर। तो इसके बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, तो ये 3 दिन का गैप है इसके अंदर। 3 दिन, जैसे 1 तारीख को शुरू होगा तो 4 तारीख को आपका टेस्ट है, 3 दिन हम क्या करेंगे, 3 दिन हम बात करेंगे आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। पहली ओरिएंटेशन क्लास के अंदर मैं खूब डिस्कस करूंगा कि ये पैटर्न है, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये आपको तैयार करने हैं और ये कंटेंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कंटेंट मतलब मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी डिस्कशन होंगे और इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स पहले ही मिल जाएंगे, वो पढ़ने हैं। फिर करंट अफेयर्स आपको पहले मिल गए, आपको टॉपिक्स पहले मिल गए, आपको मटेरियल पहले मिल गया, आपको असाइनमेंट पहले मिल गया, फिर आपको चौथे दिन क्या मिला, टेस्ट। फिर आपको जो एग्रीकल्चर का टेस्ट है 8 तारीख को, उससे पहले ही आपको इसका इवेल्युएशन प्लस डाउट क्लास मिल जाएगी एक दिन, ठीक है। और एग्रीकल्चर में ऐसे ही होगा, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के पहले जो 3 दिन थे उसमें हम डिस्कस करते हैं, तो इसमें एक दिन डाउट क्लास रखेंगे, बाकी 2 दिन जो बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 3 दिन उसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंडियन इकोनॉमी के अंदर होगा। और ऐसे अगर हम बात करें तो ढेर सारे, जैसे दिस वुड बी द 3rd टेस्ट एंड दिस वुड बी द 4th, 5th एंड 6th, ये सभी सेक्शनल टेस्ट हैं। अगर इसके अंदर आप चाहोगे कि एक्स्ट्रा में ग्रामर का भी, जैसे ग्रामर के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, हर एक टेस्ट के अंदर ग्रामर आपको लिखनी है कंपलसरी, तो सभी टेस्ट आप देखोगे 12 टेस्ट आपके पास ग्रामर के होंगे फुल लेंथ और अच्छे से प्रिपेयर किया, जिसके अंदर डिस्कशन भी हो रखा है, तो मुझे नहीं लगता ग्रामर में कोई इशू आने वाला है। प्लस इंडियन सोसाइटी 16 को, 20 को फिर एनवायरमेंट, 24 को फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, थीम वाइज बहुत अच्छे से तरीके से इसको डील किया गया है। फिर 28 जून को रिपोर्ट, 2 जुलाई को आर्गुमेंट राइटिंग, 9 तारीख को पहला फुल लेंथ होगा आपको, 9 जुलाई को फुल लेंथ होगा, 16 को फुल लेंथ दिस टेस्ट नंबर 2, 23 जुलाई को फिर फुल लेंथ टेस्ट 3,
30 जुलाई को फिर फुल लेंथ टेस्ट 4, ठीक है, दिस इज द एंड। तो ये आपके फुल लेंथ में आपको एक हफ्ते का टाइम मिलेगा और फुल लेंथ ही आपको बताएंगे कि आपका क्या पोटेंशियल है। तो 30 जुलाई तक मेरे हिसाब से डन हो जाएगा आपका पेपर 2। बाकी बचे जो 6 दिन उसके अंदर मैं तो कहूँगा कि आपको पेपर 2 से कुछ भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 पे फिर आप स्विच करोगे लास्ट के 6 या 1 हफ्ता जो होता है आपका, ठीक है, उस पर पेपर 2 पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं और भी, जैसे आप लोगों को पता होगा कि वी हैव ऑल्सो लॉन्च दिस फैक्ट बुक। तो फैक्ट बुक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी अगर आपको लगे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई चीज़ों की ज़रूरत है, सो पर्सन वाइज कोट या फिर थीम वाइज कोट की अगर मैं बात करूँ, सो गाइस जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो दिस इज़ द फैक्ट बुक। फैक्ट बुक में आप देखोगे क्या क्या हमने कवर किया, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, तो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस है। आपको मतलब टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कोई इवेंट है, इंसिडेंट है टेररिस्ट का, क्या अभी तक आप देखोगे कितने इंसिडेंट हुए हैं टेररिस्ट के, सिक्योरिटी जो पर्सनल है उनकी डेथ कितनी हुई है, इन्फ्लिटेटर्स अटैम्प्ट्स कितने ज़्यादा इन्फ्लिटेशन अटैम्प्ट हुए हैं, क्या नया आप देखोगे रैंकिंग इसमें डाल सकते हो, सरेंडर्स किस किस ने किया है विद रिस्पेक्ट टू नक्सलिज्म, कौन कौन सी स्टेट अफेक्टेड है, क्या अभी प्रेजेंट स्टेटस है। तो दिस इज अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी, मॉब लिंचिंग, ब्लैक मनी, क्राइम अगेंस्ट साइबर क्राइम्स, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखोगे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इसके साथ ही आप देखोगे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड ऑन हो सकती थी, ठीक है, जैसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सके पिक्चर्स के थ्रू। और उसके साथ आप देखोगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड, उसके साथ ही आप देखोगे एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक एंडलेस है, आपके पास इतना कंटेंट होगा, यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट कि इतना ज़्यादा आपको ग्रेस्प करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग यू कैन सी इज मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे, नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल नाउ। और भी है इसके अंदर, आई थिंक मोर देन आई थिंक 60 पेजेस हैं, 60-70 पेजेस हैं, आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, आपके पास मटेरियल की कमी नहीं होगी। नाउ दिस इज द थीम वाइज कोर्स। थीम वाइज कोर्स, जैसे मैंने थीम वाइज आपको क्या दिए थे अभी, फैक्ट बुक जिसमें रिपोर्ट्स मेंशन थी, अभी आपको कोर्ट्स मिल जाएंगे थीम वाइज, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्ट्स और टेररिज्म से रिलेटेड दिस कोर्ट्स, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड कोर्ट्स, ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी, ठीक है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल। और इसके साथ ही जैसे पर्सन वाइज कोर्ट्स की बात करनी है आपको, वो भी है, हर एक चीज़ इसके अंदर है। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स दिखाऊंगा, कैसे करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। एट द सेम टाइम करंट अफेयर के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज वो है टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। जिन लोगों ने इसको क्वालिफाई किया है, मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर पीपल हु हैव जॉइंड द समाधान टेस्ट, 2 ऑफ देम हैव क्वालिफाइड। 2 ने क्वालिफाइड किया है इंटरव्यू के लिए, पीटी भी उनका क्लियर हो गया, अब इंटरव्यू देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये देखना है, जो लोग इंटरव्यू लिख रहे हैं, ठीक है, जो लोग इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, उनका ऐसा कैसा उनका क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। पेपर 2 के अंदर जो कॉपी है उसमें आप ये देखिए कैसे उन्होंने अप्रोच किया। आई थिंक अभी ओपन नहीं हो पा रही हो, बट आई विल शो इट लेटर, डेफिनेटली उस पर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, बट यहाँ पे अभी वो हो नहीं रहा है, ठीक है। देयर इज सम इंटरनेट कनेक्शन सडनली, ओके, नाउ इट्स देयर, नो इंटरनेट कनेक्शन, राइट, ओके। सो आई थिंक मैंने अच्छे से आपको स्ट्रेटजी शेयर कर दी है। कोई भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो कि और भी क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती है, कुछ आपको लगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो कि हम पेपर 1 कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा ओवरवेलम हो गए हो आप, या फिर आपको थोड़ा लग रहा है कि यार नहीं पेपर 2 पे ज़्यादा स्विच हो जाएंगे, पेपर 1 पे कैसे फोकस करेंगे, उसके लिए कल वीडियो लेके आ रहा हूँ। लोग इस टाइम पे 14 से 15 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, दिन में मैं तो आपके 3 ही घंटे लूँगा पेपर 2 के, बाकी जो बचे आपके 10 से 11 घंटे, या फिर अगर आप 8 ही घंटे पढ़ते हो तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8 ही घंटे पढ़ते हो तो वैसे ही रिजल्ट आएगा। लोग कहते हैं कि 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ने से अगर आपको नींद कैसे आ जाएगी, अगर आप 8 घंटे पढ़ने वाले हो, बाकी 8 घंटा सो भी लो आप, ठीक है, 6 घंटा सो लो, 8 घंटा सो लो, बाकी बच्चे जो आपके 8 घंटे और बचते, फिर वो आप 8 घंटे कहाँ जाते हो। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 2 महीने हैं, बता रहा हूँ, काम कर लो, बन जाओगे ऑफिसर, नहीं तो ऐसे घूमते रहोगे, अगले साल फिर मिलोगे मुझे, क्योंकि ऐसे मिलने वाले मेरे पास बहुत हैं। लोग मेरे पास आते हैं, दिस इज माई लास्ट अटैम्प्ट, पहले मैंने कहीं पे कोचिंग की है, कहीं पे की है, तो वहाँ पे उनको ना तो पर्सनल अटेंशन मिलती, पर्सनलाइज अटेंशन मिलना आई थिंक बहुत बड़ी बात होती है। लोगों के पास इतने स्टूडेंट्स होते हैं, वो आप लोग क्या होते हैं, आउट नंबर्ड हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कहाँ पे हो, कहीं पे हो, मतलब पड़े हो, यू आर जस्ट अ नंबर, ठीक है। अगर सच में आपको लगता है, इफ़ यू लाइक अवर ऑनेस्टी, अगर हमारा काम करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, यू कैन एनरोल, और बाकी मैं कह नहीं सकता आपको कुछ, ठीक है गाइस। सो थैंक यू एवरीवन, आई थिंक इतना ही मुझे कहना था। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो पेपर 1 की जो स्ट्रेटजी है हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस। ओके गाइस, तो मैं आपको जल्दी से ये और दिखा देता हूँ, कुछ एक पार्ट इसमें मिस हो गया था, जो मैं आपको क्या दिखाने वाला था। एक तो आपको टॉपर्स की कॉपी दिखाने वाला था, प्लस
प्लस मैं आपको दिखाने वाला था जिसमें आपको यस थीम वाइज करंट अफेयर, जैसे पुलिस रिफॉर्म ये आपको दिख रहा है, उसके साथ ही आप देखोगे ड्रोन्स का क्या अटैक होता है, किस हिसाब से ड्रोन्स हमारे लिए प्रॉब्लम है, अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, राइट। तो ये थीम वाइज हैं, आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, एवरीथिंग इज इन अ वे कि आपको मिक्स ना करना पड़े, कोई भी चीज़ मिक्स ना करनी पड़े, थोड़ा सेग्रीगेटेड वे में पढ़ो। क्या एनवायरनमेंट को कैसे पढ़ोगे, थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखोगे चिल्ड्रंस, विमेंस, ट्रांसजेंडर्स आज के टाइम में कैसे उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे डील करना है, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स, उनसे रिलेटेड टेम्पलेट्स, उनसे रिलेटेड कमेटीज की रिपोर्ट, तो ऐसे ऐसे आप पढ़ोगे तो आपका माइंड भी इस तरह से आपको अपना सोचना शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है इस हिसाब से आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एट द सेम टाइम दिस इज द पर्सन वाइज कोर्स, ये आपको देखने हैं पर्सन वाइज कोर्स कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट जो कोर्स होंगे उनको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, वो भी आप देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टॉपर्स कॉपी। तो टॉपर्स कॉपी आप कैसे देखोगे, कैसे उसको आप पढ़ सकते हो, कैसे उनसे लर्निंग ले सकते हो। सो दिस इज द कॉपी ऑफ जसवंत सिंह, ठीक है। तो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, कैसे डील करेंगे। सो दिस इज आवर फीडबैक, ये हमारा फीडबैक प्रोसेस है, ठीक है। फीडबैक प्रोसेस अगर आपको ठीक लगे यू कैन ज्वाइन, ठीक है। सो इस हिसाब से हम फीडबैक देते हैं, जैसे कैंडिडेट्स का भी जो वो जो लिखने का जो तरीका है वो एनरिच्ड हो सके। उसके अलावा देखोगे आप एक और इंपॉर्टेंट कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, दिस इज द सेकंड कॉपी ऑफ जसवंत सिंह, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अवर फीडबैक मैकेनिज्म। और इसके साथ ही एक और कॉपी आपको दिखा देता हूँ, दैट इज अ कॉपी ऑफ सिद्धार्थ गोयल। तो इन्होंने जो लिखे हैं फुल लेंथ टेस्ट लिखे हैं, सेक्शनल टेस्ट लिखे हैं, और वो भी एक लिखने का तरीका आप अडोप्ट कर सकते हो जो तरीका आपको लगे। नॉट ओनली दीज गाइज, इन्होंने क्वालिफाई किया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, बट एट द सेम टाइम अभी हमने देखा जो हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर जो लोग एनरोल्ड हैं उनका बहुत अच्छा आप देखोगे लिखने का तरीका है, वो भी इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये भी देखोगे आप, तो इसमें कोई कमी नहीं है। जो लिखने का तरीका है किसी का और भी अच्छा हो सकता है, किसी का वैसा हो सकता है, तो जो भी आपको लगे, अगर आपके पास कोई तरीका नहीं तो इसमें से आप कोई भी वे को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज मैं यही बताना चाह रहा था। सो आई एंड द वीडियो हियर।